और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक है और प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो कर्मचारियों पर एस्मा लगेगा। और मानसून सीजन चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार का यह फैसला है। उत्तराखंड के सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किया है आदेश। उत्तराखंड में अगले 6 महीनों तक हड़ताल पे प्रतिबंध लग गया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा, अगले महीने से कांवड़ यात्रा और आने वाले मानसून सीजन को देखते हुए हड़ताल बैन की गई है। इस आदेश के बावजूद अगर कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा लगा दिया जाएगा। इसके मद्देनजर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आदेश जारी कर अगले 6 महीनों तक किसी भी हड़ताल पर रोक लगाई है। तो उत्तराखंड के सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने यह आदेश जारी किया है, अगले 6 महीनों तक हड़ताल पर रोक। और इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, पलटवार किया है। तो मॉनसून सीजन चारधाम यात्रा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा भी है, अभी चारधाम यात्रा चल रही है, मॉनसून सीजन भी, इसको देखते हुए यह फैसला लिया। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, 6 महीनों तक हड़ताल पे प्रतिबंध। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार का निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे इनपुट थे कि कई ऐसे विभाग हैं जो अपने कई विषयों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। सरकार की समस्या ये है कि चारधाम यात्रा पीक पर है और जुलाई 3 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि करीब 22 दिन तक चलती है। और इसी बीच मानसून की उत्तराखंड में एंट्री होती है और हर वर्ष हम देखते हैं पहाड़ों में बड़ा नुकसान होता है, मैदानी जिलों में कई संपर्क मार्ग बहते हैं, तो कई जगह जीवन पर संकट भी होता है। तो इन सारे विषयों को देखते हुए कार्मिक महकमा, जो कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं और आगामी 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है। राजभवन से मंजूरी भी ली गई है इस आदेश पर। इसके बाद ये आदेश धारा 27 में जारी किए गए हैं। प्रयास यही है राज्य सरकार का कि व्यवस्था दुरुस्त रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के जो जिम्मेदार विभाग, राज्याधीन कर्मचारी हैं, वो तैयार और तत्पर रहें। इसके अलावा अगर कोई हड़ताल करता है उस पे एस्मा लगेगा। और कांग्रेस इस फैसले को किस तरीके से देख रही है? जी देखिए, कांग्रेस चूंकि विपक्ष में बैठी है तो उसको सरकार के फैसले पर सवाल उठाने ही है। हालांकि जो मथुरा दत्त जोशी मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं कि इस हड़ताल के पीछे राज्य सरकार अपनी मंशा साफ नहीं कर पा रही है। जो कर्मचारी राज्य सरकार की बैकबोन है, उसकी शक्ति है, उसके पावर है, उसके साथ मिलकर यदि काम हो तो बेहतर होगा। परंतु राज्य सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है, अपनी कमियां छुपा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि राज्य की व्यवस्था चलाना, कर्मचारियों से कैसे काम लेना है, ये राज्य सरकार का विषय है। और इतने सेंसिटिव इशू में, जबकि बीते दिनों जो गुजरात में चक्रवाती तूफान से नुकसान हुआ है, उसका असर उत्तराखंड में भी आने के आसार हैं, जैसा मौसम के जानकार बता भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस राजनीति यदि कर रही है तो गलत है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कर्मचारियों के विषय में बोलकर उसे कहीं ना कहीं माइलेज मिलेगा। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, निकाय चुनाव भी हैं, तो इस विषय पर चूंकि राजनीतिक दल हैं, राजनीति करना उनकी आवश्यकता भी है और विपक्ष में बैठे हैं तो उनका नैतिक कर्म भी है। तो लिहाजा उन्होंने भी इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा अपनी सरकार के फैसले के पक्ष में खड़ी है। और मजदूर संगठन जो है, जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे होंगे कि अगर उनको कोई मांग मनवानी है तो उनके पास क्या विकल्प? जी देखिए, मजदूर संगठन तो बाहर हुए, ये राज्य के कर्मचारियों के विषय में आदेश है, इनके अलग अलग अपने संगठन होते हैं। अभी तक इनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली है, परंतु जैसे हम इन प्रयास कर रहे हैं कि एक पक्ष इनका भी आए, आखिर ये इस विषय को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें सचिवालय संघ भी कवर हो रहा है, तो उस पर इनका बयान जानना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले दिनों में कई मसले, जिसमें सबसे बड़ा जो विषय है ओल्ड पेंशन स्कीम का है। जानकार जो बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो आंदोलन है, जो रैली जुलूस आदि निकल रही है, वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में कर्मचारियों का पक्ष जानना भी जरूरी है कि वो इस 6 माह की जो हड़ताल है, हड़ताल पर माफ कीजिएगा जो रोक का आदेश है कि कोई हड़ताल आंदोलन पर नहीं होगा, इसको वो कैसे देखते हैं। लिहाजा हम उनका भी पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड सरकार ने चूंकि कर्मचारियों और राज्य के अधीन आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों की आगामी 6 महीने के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल आंदोलन पर रोक लगा दी है। इस मसले पे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरा है और कांग्रेस का आरोप है कि आमजन के कामकाज ठप हो चुके हैं, सरकार की कार्यप्रणाली का कोई असर दिख नहीं रहा। ऐसे में कर्मचारियों का उत्पीड़न मात्र है, जबकि कर्मचारियों को समर्थन कर और बेहतर तरीके से कामकाज किया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस को जवाब दिया और महेंद्र भट्ट के मुताबिक राज्य का शासन राज्य सरकार कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से ही चलाती है और 2 दिन पूर्व आए चक्रवाती तूफान के बाद जिस तरह से हालात हुए, ऐसे में मानसून सीजन को देखते हुए सरकार का कर्मचारियों की हड़ताल को 6 महीने के लिए स्थगित करने का फैसला सही है। सरकार का ये निर्णय बड़ा दूरदर्शी निर्णय है। ऐसा लगता है कि सरकार कर्मचारियों से घबराई हुई है। आप कर्मचारियों के हित में जो काम करिए वो हड़ताली क्यों करेंगे? अगर आप उनके पक्ष में निर्णय लेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, समय पर उनके वेतन भत्तों का निर्धारण आप कर देंगे, वेतन विसंगतियाँ दूर कर देंगे, जो उनकी मांग है उसको आप दूर करने का काम करिए और इस तरीके से तो आप अपने कर्मचारियों को और उद्वेलित करने का काम करेंगे। सरकार की नीति ये नहीं होनी चाहिए। सरकार की नीति जन कल्याण की होनी चाहिए और अपने कर्मचारी जो उनके हाथ पैर हैं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की नीति बनानी चाहिए। आप डंडे के बल पर किसी को डरा नहीं सकते। मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छा निर्णय सरकार का है, ये बहुत ही गलत निर्णय है। सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए और अगर हड़ताल करनी भी है लोगों को तो पहले आप अपने कर्मचारियों को विश्वास में लीजिए, उनसे कहिए कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तो वो हड़ताल नहीं करेंगे। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है, इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिर सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार निर्णय लेगी। लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझना पड़ेगा कि एक और जहाँ हम अपने राज्य को सुरक्षित रखने हैं कि अभी गुजरात के अंदर जो घटना हुई है इतना बड़ा तूफान आने के बाद ऐसी किसी प्रकार का अनहोनी राज्य के अंदर न हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और सरकार का निर्णय जनता के हित में है। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और पार्टी के जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा की और अपने क्षेत्र में हुई सभाओं का भी मंत्री ने जिक्र किया। सतपाल महाराज के मुताबिक चारधाम यात्रा के अलग अलग पड़ाव पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान का प्रभाव पहाड़ के मौसम पर भी पड़ सकता है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु बेहद सावधानी बरतें और मौसम विभाग की सलाह का पालन किया जाए। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं, कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा हमारी सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री के अंदर 4,46,453 यात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 5,07,851, केदारनाथ में 9,58,841, बद्रीनाथ में 8,21,804, हेमकुंड साहब में 72,850। ये कुल मिलाकर के 28,07,799 यात्री पहुंच चुके हैं और यात्रा हमारी चल रही है। थोड़ा जो हमारा ये चक्रवात आया हुआ है, इससे भी थोड़ा मौसम बिगड़ने की संभावना है, तो हमने लोगों से कहा है कि मौसम की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख कर के ही यात्रा जो है अपनी करें और भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी सबकी मनोवांछित कामना पूरी करें, यही हमारा आग्रह है। और सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, जनसंपर्क अभियान पे भी विस्तार से चर्चा की और अपने क्षेत्र में हुई सभाओं का भी मंत्री ने जिक्र किया, और क्या कुछ हुआ? देखिए, ये तो मुलाकात की बात जो सब मंत्री सतपाल महाराज ने बताई वो तो ये है, परंतु हमारे जानकार ये बताते हैं कि 30 तारीख के बाद उत्तराखंड की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, लिहाजा मंत्री ही नहीं विधायक भी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंच रहे हैं। आज कई विधायक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले हैं, बुके लेकर या कोई पटका पहनाकर वेलकम किया है। 4 सीटें रिक्त हैं,
जानकार ये भी बताते हैं कि सतपाल महाराज भी जब मुलाकात करने गए तो कुछ कैबिनेट मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई, जैसा सूत्र बताते हैं। क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होना है, हालांकि यूं तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, परंतु पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की राय को भी सुना जाता है, उनकी बात को भी समझा जाता है। तो यूं तो सामान्य मुलाकात के तौर पर इसे बताया जा रहा है, परंतु उसके मायने दूर तक हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद जैसा कि चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार कुछ बड़े निर्णय ले सकती है, विशेषकर राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद रिक्त हैं, 3 मंत्री पद खाली थे, एक मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ था, लिहाजा वो भी कुर्सी खाली है। विभागों का काम मुख्यमंत्री पर बहुत ज्यादा है और कई विभाग प्रॉपर मॉनिटर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मंत्री नहीं है। जो एक सिस्टम है चलने का विभागों का, वो अधूरा है। तो ये भी इसके पीछे की रणनीति है। बाकी सामान्य शिष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी में कितना भी बड़ा नेता या मंत्री हो, परंतु अपने संगठन में जाता है तो संगठन के समक्ष छोटा रहता है, क्योंकि ये संगठन महत्वपूर्ण, संगठन प्रधान पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता और संगठन को ज्यादा प्राथमिकता है। तो ये तो एक मैंने ऑफ द मतलब पर्दे के पीछे की कहानी बताई, कि इसके पीछे वजह ये भी एक बताई जा रही है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरोला मामले को लेकर सीएम से IMPAR का प्रतिनिधिमंडल मिला है और मुस्लिमों के पलायन को लेकर 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। पुरोला में बड़ी संख्या में हुए अल्पसंख्यक के पलायन पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और पुरोला में शांति व्यवस्था दोबारा बहाल करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं होने का उन्हें आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, ये जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ हुआ? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है, मैं इस वक्त सीएम आवास में नहीं हूँ, परंतु जानकारी ये है कि एक प्रतिनिधिमंडल है जिसमें कई रिटायर्ड IAS अफसर और एक रिटायर्ड जज भी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लिया था, क्योंकि पुरोला में जिस प्रकार से हालात हुए और सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई की और धारा 144 लगाकर जो एक संदेश गया, उसको लेकर भी इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। हालांकि इनका यह भी एक आरोप है कि शुरुआती दिनों में इस विषय को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन बेहद कमजोर रहा, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था। पुरोला जैसी तहसील से निकला मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और अन्य प्रदेशों में लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर मारपीट जैसी दूसरी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब इनका आधिकारिक बयान नहीं आया, परंतु इनका एक पक्ष ये भी है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, और पुरोला की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी इन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पे हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के छात्रों को उपाधि और मेडल देकर उनको सम्मानित भी किया। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने शिरकत की और विश्वविद्यालय के छात्रों को उन्होंने मेडल दिया, सम्मानित किया, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तापमान के साथ लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जंगल में आग लगने के 31 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 19 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। लैंसडाउन वन प्रभाग के DFO दिनकर तिवारी ने बताया कि लैंसडाउन डिवीजन की ऊंचाई 2000 मीटर तक है, इसलिए अधिकांश क्षेत्र गर्म है और गर्मियों में बारिश नहीं होने के कारण वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं। लैंसडाउन डिवीज़न जो है ये भाबर से लेके 1500-2000 मीटर की ऊंचाई तक है, क्योंकि अधिकांश एरिया इसका गर्म है और इस समय गर्मियों में बहुत कम वर्षा हुई है, तो अग्नि की घटनाएं हुई हैं और करीब करीब 31 घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी हैं, छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं और 19 हेक्टेयर के लगभग जंगल को नुकसान पहुंचा है। लैंसडाउन डिवीज़न और भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है और प्रधानमंत्री विश्व मंच पे अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं। इससे विश्व स्तर पे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हर विभागों में हिंदी समितियां
बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा। और बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंच के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की सीटों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का जिम्मा उन्हें हाईकमान ने सौंपा है, जिसको लेकर वो पार्टी को बूथ लेवल तक बीजेपी का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। आप कहीं पे कुछ उहापोह की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। ये हाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहाँ भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है उनका परेशान होना। और देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। यह शख्स अपना नाम, पहचान और हुलिया बदल के कोलकाता में पिछले 4 साल से छुपा था। इस पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप है इस शख्स पे, और इसने देहरादून थाना रायवाला क्षेत्र में एयरवेज इंटरप्राइजेज नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी, जिसमें जनता को 15 दिन में किस्तों के आधार पे 1.5 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर कंपनी में निवेश करने का लालच दिया। और कई लोग इस शख्स की बातों में आ गए और अपना काफ़ी पैसा इसकी फर्जी कंपनी में निवेश कर दिया, जिसके बाद ये पूरा पैसा लेकर फरार हो गया था। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही भी था, जिसकी वजह से इसे मालूम था कि पुलिस कैसे काम करती है और किस तरह पुलिस को चकमा दिया जा सकता है, और इन्हीं कारणों की वजह से पुलिस को इसे ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थाना रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी, और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है, और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये जो 4 साल से इसके आरोप पूछताछ में बताया गया कि ये वहीं पर रह रहा था और वहाँ पर ही अपना कुछ कार्य। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई कर रहा है, और कुल्हाल चेक पोस्ट पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे 3 वाहनों को पकड़ा है। इन वाहनों को सीज कर दिया गया। इसका फायदा कि अवैध खनिज निकासी करने वाले जो वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कल इसी प्रकार की अवैध उपखनिज निकासी में हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें कि प्रतिबंधित उपखनिज पाया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगर इस समस्या के समाधान के लिए, जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस विभाग को भी सहयोग हेतु लिखा जा रहा है। और लक्सर तहसील परिसर में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बताते चले कि लक्सर के न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष सफाई अभियान के दौरान कैंपस परिसर के कई सरकारी कार्यालयों और पार्किंग क्षेत्र के अलावा अन्य विभिन्न स्थानों को चिन्हित करते हुए साफ सफाई की गई। जो उच्च न्यायालय की तरफ से जो सफाई अभियान, स्वच्छता सफाई अभियान चलाया गया है, उसी के उसमें आज सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया हमने। और हमने अपना आज हमारा
यहाँ पर तहसील कैंपस में था, उसमें ऊपर के जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सब शामिल हुए और सबने पूरे कैंपस की सफाई करी। और बहुत ही अच्छा लगा ये कि हमारी जुडिशरी ने ये प्रोग्राम चलाया और इसके अध्यक्ष जिला जज साहब हैं और सदस्य हमारे एसएसपी साहब हैं और डीएम साहब हैं और ये बहुत ही अच्छा हो रहा। और कल हमारा यही प्रोग्राम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक फ्लाईओवर है जो लक्सर का, उसके नीचे हम कल वहाँ पर सफाई। कालाडूंगी के वार्ड नंबर 2 में पोस्ट ऑफिस के निकट लगे मोबाइल टावर से एक भारी उपकरण मारुति कार पे गिर गया। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टावर के साथ में रहने वाला परिवार बाल बाल बच गया। टावर की देखरेख करने वाली कंपनी की लापरवाही से लोगों में काफी दहशत है। इस हादसे के बाद लोगों ने आबादी के निकट से मोबाइल टावर को हटाने की मांग की है। वहीं कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली का कहना है कि इस संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई है और हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर पीड़ित को उचित मुआवजा दिलवाएंगे। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में संजय शर्मा जी के निवास स्थान के यहाँ पर कंपनी द्वारा एक टावर लगाया गया है। इसमें से एक माइक्रो एंटीना नीचे गिरा है, इतनी जोर से आवाज आई है, गाड़ी के ऊपर गिरा है और इससे गाड़ी को बहुत नुकसान भी हुआ है। अगर गाड़ी की जगह कोई इंसान होता, अगर कोई बच्चा होता तो क्या घटना वहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो जाती। और हम बहुत बड़ा इनका गाड़ी का नुकसान हुआ है। एक छोटे से व्यापारी है, साइकिल का ये काम करते हैं और हम विशेष अनुरोध करते हैं कंपनी वालों से कि यहाँ पर ये टावर को हटाया जाए आबादी वाले क्षेत्र से, कभी भी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी घटना घट सकती है। कपड़े डाल रहे थे, कपड़े डाल के जैसे ही अंदर गए तब हमने रखा, बाहर धड़ाम से आवाज आई, बाहर आके देखा तो इसके ऊपर ये गिरा हुआ था और इतना मतलब नुकसान हुआ है। उसके बाद में खबर की गई, टावर वाले में से कोई भी खबर लेने नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मानिए इसके नीचे हम आ जाते या कोई बच्चा आता तो उनका फर्ज बनता है ना टावर वालों के कि आके देखें हाँ भाई क्या बात हुई है। कोई खबर नहीं ले रहे, फोन बोलो, फोन उनका स्विच ऑफ जा रहा है, हाँ हो जाएगा, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं ये बताइए। कल को बच्चा होता है या कोई खेल रहा होता, ये खेत इनका है, ये आते हैं, हम लोग कुर्सी डाल के यहाँ बैठते हैं। तो गाड़ी की कोई बात नहीं, गाड़ी का तो नुकसान हुआ है, लेकिन उनका एक फर्ज बनता है टावर वालों का कि आके मिलें, पूछें हाँ भाई ऐसा हो गया है। नंबर 2 में एक प्रार्थी संजय शर्मा, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया है जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि एयरटेल कंपनी का एक वहाँ पर टावर है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट उससे टूट कर गिरा है, जो इनकी गाड़ी जिससे डैमेज हुई है। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उसका संज्ञान लेते हुए मैं इस कंपनी के जो ओनर है उनसे बात करके जो भी मुआवजा होगा इनको। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।